मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या ये वीडियो आपको समझ आ रही है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटना चक्र भूगोल में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है। इससे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करें, आपके लिए हम 3 प्रश्न लाए हुए हैं। पहले आप उन 3 प्रश्नों को सुनिए, जिसके उत्तर आज की वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं 3, 4, 6 या फिर 2। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि अत्यधिक धात्विक चट्टानें कौन सी हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन या फिर गोंडवाना। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश जो कोयला है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, और आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चंस। उसके पहले आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको हम समझाते हैं, और वो क्या है। तो वो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आज जैसी पृथ्वी हम देख रहे हैं, आज से करोड़ों साल पहले हमारी जो पृथ्वी का स्वरूप है वो ऐसा नहीं था। अगर आज के जैसा नहीं था तो कैसा था, तो वही तो महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, अगर हम लोग आज से करोड़ों साल पहले की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस तरह से दिखती थी। क्या से? इस तरह से। ठीक है, और हमारी पृथ्वी पे जो 7 आपको महाद्वीप दिखते हैं, वो सातों महाद्वीप आज की स्थिति में नहीं थे। पहले सब एक ही में एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे। ठीक है, तो जो आज से करोड़ों साल पहले की जब अगर हम बात करें तो जो हमारे महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप, वो सभी आपस में सटे हुए थे। ठीक है, और कब की बात ये हो रही है? लगभग 25 से 30 का मतलब करोड़ साल पहले की ये जो बात है, तब की बातें हो रही हैं। और ये हमारी पृथ्वी, इसमें सातों महाद्वीप आपस में सटे हुए, और इसके चारों तरफ विशाल जो है महासागर यानी पानी था। अर्थात इसकी पृथ्वी के चारों तरफ आपको ये जो है एक बहुत विशाल महासागर देखने को मिल रहा था। ठीक है, और ये जो विशाल महासागर है इसका नाम क्या था? इस विशाल महासागर का नाम था पैंथालाशा। क्या नाम था? पैंथालाशा। और ये जो आपको महाद्वीप सातों के सातों एक दूसरे में सटे हुए दिख रहे हैं, इस एक विशाल जो है भूखंड का नाम क्या था? पैंजिया था। क्या नाम था? पैंजिया। ठीक है, तो आज से लगभग 25 से 30 करोड़ साल पहले हमारी जो पृथ्वी है उस पे सातों महाद्वीप आपस में सटे हुए थे, और उस विशाल भूखंड का नाम था पैंजिया। और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालाशा। इस पैंथालाशा को सुपर ओशन कहा गया, और ये जो विशाल मतलब द्वीपों का समूह है, या ये कहें कि विशाल जो है ये भूखंड जो है ये सुपरलैंड के नाम से जाना गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो समय के साथ आप देखेंगे कि पृथ्वी में हलचल हुई। ठीक है, तो जब पृथ्वी में हलचल हुई तो ये जो पैंजिया है ना, ये जो पैंजिया आपको दिख रहा है, ये इस पैंजिया में टूट पड़ गई। ठीक है, तो क्या हो गया? ये जो आपको पैंजिया दिख रहा है, इस पैंजिया में टूट पड़ गई। ये जो पैंजिया है ये आपस में टूट गया। जब ये आपस में टूट गया तो इसके जो हिस्से हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो गए। इसका उत्तरी वाला जो भाग है, मतलब उत्तर साइड का जो हिस्सा है, इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड। ठीक है, क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और इसी को ना लॉरेशिया भी कहा जाता है। वहीं जो दक्षिण वाला भाग है इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो विशाल मतलब कि भूखंड था जिसका नाम हमने पैंजिया दिया था, वो पैंजिया समय के साथ उसमें टूट हुई पृथ्वी की हलचल की वजह से, और 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक तो ऊपर वाले हिस्से को हमने अंगारा लैंड नाम दिया, और दक्षिण वाले हिस्से को हमने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। अब इसके साइड में, ठीक है, ये जो पैंजिया था, ये जो पैंजिया है इसमें टूट पड़ा। ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि इस पैंजिया के चारों तरफ विशाल महासागर था। अब देखिए, जब कोई भी चीज़, जब गोली सी चीज़ है उसको मतलब कि जब उसमें टूट पड़ेगी तो आप देखेंगे कि जो पानी है ना, वो पानी इसके बीच से जो है क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इस जो पैंथालाशा है, इस पैंथालाशा का पानी इसमें आने लगा, और इसको जो है इससे एक जो सागर बना उसका नाम क्या दिया गया? तैथिस सागर। क्या नाम दिया गया? तैथिस सागर। 3 पॉइंट्स हमने आपको बताया, और वो क्या क्या हैं? एक तो हमने आपको बताया पैंथालाशा जो कि सुपर ओशन के नाम से जाना गया। दूसरा हमने बताया सुपरलैंड यानी कि पैंजिया, जिसमें हमने देखा कि सातों के सातों जो हमारे महाद्वीप हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
फिर हमने देखा कि समय के साथ जो हमारी पृथ्वी है उसमें हलचल हुई, जिसके कारण जो पैंजिया है वो 2 हिस्सों में टूट गया। जब 2 हिस्से टूटे तो हमने ऊपरी वाले हिस्से को नाम दिया अंगारा लैंड और दक्षिणी वाले हिस्से को हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। और जो हमारा ये विशाल महासागर था पैंथालाशा, उसका जो पानी है वो गोंडवाना और अंगारा लैंड के मध्य में आया और उससे एक मतलब कि शी बना, जिसको हमने नाम दिया तैथिस शी, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको समझ आए। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय के साथ आप देखेंगे कि जो टूटे हुए हिस्से हैं वो और टूटते गए और अलग अलग दिशाओं में वो जो है वो मतलब कि बहने लगे, फ्लो करने लगे। तो जैसे आप देखिए, ये जो हम लोगों ने देखा था शायद, तो इनमें जब टूट फूट हुई तो जाहिर सी बात है कि एक जगह तो रहेंगे नहीं। एक तो पानी है, पानी में तो कोई एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता है। तो ये सब फ्लो करने लगे। जब फ्लो करने लगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो हिस्से हैं वो आपको अंगारा लैंड की तरफ मतलब कि मिल जाएंगे और कुछ गोंडवाना लैंड की तरफ। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो अंगारा लैंड है कौन सा, तो जो अंगारा लैंड है उससे कौन कौन से जो मतलब कि महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा कि अंगारा लैंड से एक तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसका निर्माण हुआ, ठीक है। वहीं आप देखिए यूरोप का भी निर्माण इसी अंगारा लैंड से हुआ। एशिया का निर्माण भी इसी अंगारा लैंड से हुआ, लेकिन इस एशिया में आपको ध्यान रखना है कि अपने भारत देश को छोड़ देना है, ठीक है। तो अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का हिस्सा बना, लेकिन अपने भारत देश को छोड़कर। वहीं गोंडवाना लैंड की यदि हम बात करें तो गोंडवाना जो लैंड है यदि हम उसकी बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अमेरिका का जो निर्माण है इससे हुआ, ऑस्ट्रेलिया इसी से निर्मित है, अंटार्कटिका जो है वो भी इसी से निर्मित हुआ। साथ में अपना जो पेनिनसुलर इंडिया है यानी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो भी जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया है कि जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कभी भी उत्तर चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो आप उत्तरी गोलार्ध को समझ करके इसको अंगारा लैंड का हिस्सा मत मान लीजिएगा। हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे कि पहले जो हमारा भारत देश था वो मतलब जो पहले भारत था वो टुकड़ा ना किससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अभी भी आप जब देखेंगे मैप में तो वो आपको समझ आएगा कि हाँ पहले मतलब ऐसी ही कोई सिचुएशन रही होगी। तो अफ्रीका के साथ जुड़ा था, लेकिन जब ये गोंडवाना लैंड से टूटा तो टूटने के बाद अब चूंकि पानी है तो फ्लो कहाँ कर रहा है, ऊपर साइड ये फ्लो किया। जब ये नॉर्थ साइड में फ्लो करा मतलब फ्लो किया अर्थात नॉर्थ अमेरिका की तरफ ये जब फ्लो करने लगा तो आप देखेंगे कि इसको रास्ते में तैथिस सागर मिलेगा। आप जैसे आप ये मैप है समझिए, ठीक है। ये अगर हमारी पृथ्वी है और ये जो हमने देखा कि यहाँ पे टूट फूट हुई और यहाँ पे क्या है, ये है तैथिस सागर, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पे अपना ये पेनिनसुलर इंडिया है। जब ये ऊपर की साइड फ्लो करेगा तो आप देखेंगे कि ये जो तैथिस सागर है इसमें पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, हाँ मतलब ऊपर की साइड जाएगा तो तैथिस सागर में पहुँचना इसका तय है। तो ये तैथिस सागर में जो है रास्ते में इसको जब तैथिस सागर मिला तो जो भारत की प्लेट है वो किससे टकराई, वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। किससे टकराई, तो भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। और जब दोनों प्लेटें आपस में टक्कर की तो जो मलबा है ना, नीचे साइड का जो मलबा है वो ऊपर साइड उठ गया। और जब ये मलबा ऊपर साइड उठा तो इसी मलबे से जो मतलब कि निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है, तो वो हमारे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय जो है उसका निर्माण हुआ। तो जो भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था वो इसी का वीडियो था, ठीक है। आप देखेंगे कि इस साइड से जो है यूरेशियन प्लेट है और इस साइड से इंडियन प्लेट है। दोनों जब आपस में टकराई तो जो नीचे का मलबा था वो ऊपर उठा और ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। फिर से आप लोग एक बार उस वीडियो को देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। देखिए ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये जो नीचे का मलबा है ये ऊपर उठ करके क्या बन रहा है, तो यही तो है हमारा सबसे ऊंचा पर्वत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये थी इंडियन प्लेट, ये थी यूरेशियन प्लेट, दोनों की टक्कर हुई। टक्कर होने से जो तैथिस सागर का मलबा था वो ऊपर उठा और एक विशाल जो है वो क्या महासागर का निर्माण किया, नहीं विशाल पर्वत का निर्माण किया, विशाल पहाड़ का निर्माण किया, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने नाम दिया हिमालय, ठीक है। क्या नाम दिया, हिमालय। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मैंने मतलब बहुत प्रयास करके इसको बनाया हुआ है, हालांकि मैंने खुद नहीं बनाया है, एआई से बनाया है। इसी वजह से आप देखिए ये जो स्पेलिंग वगैरह है थोड़ा सा मतलब कि मिस्टेक है, पर आप उसको मत समझिए। आपको बस ये जानना है कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमने बताया कि ये एशियन प्लेट और ये यूरोपियन प्लेट दोनों में
टक्कर हुई। टक्कर होने से जो तथित सागर का मलबा है वो ऊपर उठा और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको बताया। बाकी घटना चक्र में इसको बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इतना प्रयास किया। आई होप आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। चलिए हम लोग एज ऑलवेज पहुंचते हैं अपने एमसीक्यू पे, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं पहले ही। तो देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, पीडीएफ मैंने जहाँ तक क्लास ली हुई है वहाँ तक की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर सरका है? तो जो मैं आपको बता रही थी ना कि पहले ये अफ्रीका का हिस्सा था, अफ्रीका से फिर ये नॉर्थ की तरफ सरका है। ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, तो ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ सरका है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए, और हाँ ये जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी ना तो ये जो पूरा चुंबकीय है, उपबंध, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें शॉर्ट नोट्स में दिए हुए हैं, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए, और हाँ मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये जो सिद्धांत मैं आपको बता रही थी ना, इसको कहा जाता है एग्जैक्टली महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ उसी से रिलेटेड है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो याद रखिए कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इसी गोंडवाना लैंड से ये टूट करके ऊपर की साइड यानी उत्तर की साइड फ्लो किया है। आगे आपको बता रहे हैं कि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सभी ना एक ही स्थल पिंड के रूप में पहले जुड़े हुए थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में, ये एक एरा की बात की जा रही है, कब? तो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में जो गोंडवाना लैंड है ना, इसके विशाल भूखंड का क्या हुआ? विखंडन हुआ। मैं आपको बता रही थी ना कि जो समय के साथ धीरे धीरे सब में टूट फूट ही होती रही। कुछ भी आप एक टाइम पे रख दीजिए तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही रहेगा। जैसे जैसे पृथ्वी में हलचल होती जाएगी वैसे वैसे उसमें टूट फूट होते जाएंगे। तो पहले तो हमने देखा कि अंगारा, मतलब कि एक जो विशाल हमारा पैंजिया था वो टूटा, उसके टूटने से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे अंगारा लैंड में भी मतलब कि टूट फूट हुई और गोंडवाना लैंड में भी टूट फूट हुई। तो वही आपको बता रहे हैं कि जब गोंडवाना लैंड में टूट फूट हुई तो उसके विशाल भूखंड का जब विखंडन हुआ तो ये जो भारतीय स्थल है वो पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, ये दक्षिण की ओर फ्लो नहीं किया। कहाँ पे ये फ्लो किया है? तो ये उत्तर की ओर फ्लो किया है। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये फ्लो किया है उत्तर की ओर। थोड़ा पूछने का तरीका, मतलब कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ टाइप की रहती है, इस वजह से अगर आपको कंसेप्ट समझ आएगा तो फिर लैंग्वेज कैसे भी हो आप तुक्का तो ले ही जाएंगे। तुक्का इट मीन्स मतलब समझ जाएंगे। तुक्का मतलब ऐसा नहीं है कि अंधर सट्टू कुछ भी कर दिए। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप ये मूलतः एक विशाल भूभाग था जिसे कहते थे, क्या कहते थे? क्या इसे जुरासिक भूखंड कहा जाता था? मैंने ऐसा तो नाम ही नहीं लिया। आर्यावर्त, तो हमारे भारत का प्राचीन नाम था ये आर्यावर्त। ठीक है, तो आप लोगों ने रामायण में सुना होगा ना, आर्यावर्ते भरत खंडे। एक नगरी है प्रख्यात अयोध्या नाम की, सुना है कि नहीं? तो वो है। ठीक है, और भारत की वैसे अपने बहुत सारे नाम हैं, उसमें आर्यावर्त भी, जम्बू द्वीप भी, यानी कि जामुन का शहर, ये जामुन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सब हमारे भारत देश के नाम ही हैं। इंडियाना, ये तो कोई मतलब की बात नहीं है, तो वो क्या जाएगा यहाँ पे? एक बार ना दो नाम दिए होते, गोंडवाना और अंगारा या फिर लॉरेंसिया, तब हो सकता है एक बार बच्चे कंफ्यूज हों। जो जो इन्होंने नाम दिए हैं ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि देखो मुझे तुम्हारा कुछ भी टेस्ट नहीं करना, तुम बस गोंडवाना लैंड टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी। आगे देखिए, भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं, अर्थात भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया? पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हालांकि मैंने यहाँ से नहीं पूछा था, मैंने पूछा था इनके नोट्स से, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आगे भी। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, आपको यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात 4। ठीक है, तो भारत देश को टोटल या मुख्यतः मेनली 4 जो है प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। और वो 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं ये देखिए। एक तो हमारे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा जो हमारा गंगा का विशाल मैदान है वो, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार जिस जो इस साइड वाला जो हिस्सा है वो, और चौथा कौन सा है?
तट और द्वीप तो हमने देखा है ना, हमारे जो है पश्चिमी तट हैं, पूर्वी तट हैं और द्वीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस तरह से मेनली मतलब कि 4 प्राकृतिक प्रदेशों में अपने भारत देश को बांटा गया है। कौन कौन से वो प्राकृतिक प्रदेश हैं? उत्तर का एक तो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। आपको मैं बताती हूँ आगे, एक सेकेंड। इस मैप में देखिए, ये मैप मैंने डाउनलोड किया है वहीं से, मतलब गूगल से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। मुझे दरअसल मैंने देखा था, देख लीजिए, शायद ये उनका लोगो है, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए ये यही है हमारा वो जो मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रही हूँ, मतलब ये वाला। और ये देखिए ईस्टर्न घाट है, ये देखिए वेस्टर्न घाट है। इधर आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। ये देखिए विशाल मैदान, गंगेटिक प्लेन जिसको कहा जाता है, और ये उत्तर का जो मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र है वो। ठीक है, तो और डेजर्ट वाला क्षेत्र आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको अगला जो पॉइंट है वो। और सबसे जो मतलब कि बड़ी बात है वो क्या है, वो ये है कि भारत को अगर आप देखें तो 6 जो है कितने 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और ये कहाँ से, मतलब कि ये जो सूचना है, जानकारी कहाँ से ली गई है, तो NCERT में दी गया है, मतलब कि दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट और द्वीप। वहीं अगर हम देखें कि उप भौतिक जो भू आकृतिक प्रदेश हैं वो कितने हैं, तो वो टोटल आपको 6 देखने को मिलेंगे। इसमें एक मैप दिया हुआ है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कि उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब देखिए पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं, जैसे मेरे यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे यहाँ कोई नल वल नहीं है, हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं और कुएं का ही पानी हम लोग यूज़ करते हैं। लोग कहते हैं कुएं का पानी गंदा होता है, पर थैंक गॉड कि अभी तक हम लोगों के यहाँ जो कुआं का पानी है वो बहुत मतलब फ्रेश है और बहुत ठंडा है, बहुत मतलब अच्छा टेस्ट है उसका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 तरह से कुएं आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मानव जो है जो खुद गड्ढा करवा के कुआं बनवाता है, जैसे जब समरसेबल लोग करवाते हैं, समरसेबल इट मीन जैसे बोरिंग वगैरह करवाई जाती है, तो देखिए उसको ना मतलब लोग गड्ढा खुद करवाते हैं। लेकिन कुछ कुएं ऐसे होते हैं जो खुद से बने होते हैं, तो नेचर के द्वारा वो बनाए जाते हैं। तो उसी के बारे में आपसे कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड है वहाँ पे किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्या भाबर क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो भाबर, तराई, खादर, बांगर, ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, सब आपको आगे देखने को मिलेंगे ही। कह रहे हैं क्या तराई क्षेत्र में मिलेंगे या क्या शिवालिक की पहाड़ियों में मिल जाएंगे या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए जो पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड में मिलते हैं वो आपको तराई क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, यहाँ देखिए आपको बता दिया गया है व्याख्या में कि जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो एक ऐसे प्राकृतिक जल सोर्स होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सतह पर जल उससे निकलता रहता है। लेकिन जल स्रोत और पाताल तोड़ कूप जो है इसमें थोड़ा अंतर होता है। पहले में यानी कि जो जल स्रोत है उसमें जल खुद से ऊपर आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम पाताल तोड़ कुएं की बात करें तो उसके लिए ना मनुष्य जो है वो धरातलीय सतह पर जा करके पहले कुओं को खोदाई करता है, बाद में फिर जो है वहां से जल निकलना स्टार्ट होता है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है और आपको बता रहे हैं कि भारत में जो पाताल तोड़ कुएं हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तराई क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खत्म हो गया है, खत्म होने का मतलब दिख नहीं रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास जो PDF है ना वो PDF बहुत मतलब ब्लर सी है, तो हमें इसको PDF को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, मतलब टेक्स्ट साफ साफ दिखे उसके लिए कुछ एडिट वगैरह करना पड़ता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। लेकिन क्या लिखा है मैं आपको बता दूंगी। चलिए, कह रहे हैं भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको मनन करना है। मनन मतलब क्या, विचार करना है। पहला क्या है, संरचना की दृष्टि से जो मेघालय पठार है ये दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो मेघालय का पठार आपने देखा है कि नहीं, मेघालय का पठार इस साइड जो है मेघालय है। ठीक है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया यही जो है पहाड़ियाँ पाई जाती है ना, मुझे तो लगता है यही पाई जाती है। ठीक है, और उसी को कह रहे हैं कि क्या ये जो हमारा यहाँ, एक सेकेंड, क्या ये जो हमारा इधर दक्कन का पठार था इसी का विस्तारित भाग है या फिर कुछ और है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि कश्मीर घाटी की जो रचना है वो समअभिनति, ये ना समअभिनति लिखा हुआ है, समअभिनति ऐसे, ठीक है, समअभिनति से हुई है। ठीक है, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहाँ चला गया, ये क्या हो गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है PDF यहाँ पे कम है, आगे हम ले चलते हैं आपको, चूंकि मैंने PDF बना के रखी है। अग्रगर्त में हुई। और चौथा क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई थी।
अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, क्या उसमें मैंने कहीं चीनी प्लेट का नाम लिया था? मैंने क्या कहा था कि भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इनके टकराव से जो मतलब कि तैथिस सागर का मलबा है वो ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ। तो चौथा वाला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। अगर ये गलत है तो 4 जहाँ भी है उसको निपटा दीजिए। तो आप देखिए इसका जो उत्तर है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बाकी अगला वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो थोड़ा सा अब देखिए पीडीएफ ना सेव नहीं हो पाई है, इस वजह से थोड़ा आपको ज़्यादा ही पॉइंट्स इसमें दिख रहे होंगे। अब देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में कि जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का आउटलायर है। ठीक है, क्या है? बहिर्शायी अर्थात आउटलायर है, यानी कि इसी का एक विस्तारित भाग है। ये एक समतल भूमि है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा आगे, जो कि बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में। कह रहे हैं कि जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। समझ आया कि जो ये मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन जब इसमें भ्रंशन पड़ा तो प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप के कारण ये अलग हुआ। अर्थात इन दोनों के मध्य में आपको मालदा गैप देखने को मिल जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है वनडे एग्जाम्स में। आगे देखिए कश्मीर घाटी की जो रचना है वो हिमालय की समभिमत नदी में ही हुई है। और महोदय श्वेस जो है इन्होंने बताया कि जो गंगा है, ठीक है, मतलब जो गंगा है, गंगा का विशाल मैदान, उसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर जो प्रसार है उसको रोक दिया था। ठीक है, कह रहे हैं तो हिमालय के उच्च वलन के समकक्ष एक अग्रगर्त जिसे फॉरडीप कहते हैं वो पैदा हुआ, और ये अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो निरंतर लाए जा रहे अवसादों से अग्रगर्त धीरे धीरे भरता गया, और बाद में इसी से जो विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ है। और आगे आपको ये बता रहे हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति का है वो कहाँ से हुई है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका उत्तर जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, अर्थात 1 2 3। चलिए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस देख लीजिए कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलवित यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र का जो निर्माण है वो नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। और चौथा, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि भारत में अधिकांश जो कोयला है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो यहीं का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे उसका उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, चूंकि हमसे रॉन्ग पूछा गया था तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। रॉन्ग ही पूछा गया था ना, हाँ देखिए असत्य पूछ रहे हैं, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अन्य जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब सही हैं। तो आप देखिए कि भारत के पश्चिमी जो समुद्र तट है, समुद्र तट समझ रहे हैं कि नहीं, जो पश्चिमी तट है, अगर इस तरह से हम अपने मैप को बनाएं तो ये वाला जो तट है ये पूर्वी तट है, और इस साइड का जो तट है वो पश्चिमी तट है। उसी की बात हो रही है कि जो पश्चिमी तट है इसका निर्माण मतलब कि नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का जो विशाल भंडार है वो मैंने आपको बताया कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलत पर्वतों में से एक है, एकदम सही बात है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये भारत का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। एक साइड दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अब चूंकि इसको हम लोग ना बस क्वेश्चन देख करके सीधे मतलब इसकी व्याख्या देख लेंगे, एक जगह रहता है तो पढ़ने में आसानी रहता है, वरना दिक्कत होती है। अरावली और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको दूसरी साइड जो है पॉइंट्स दिए हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से देखेंगे। तो जो दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दक्कन ट्रैप, इसकी जो उत्पत्ति है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। वहीं अगर हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति की बात करें तो ये सेनोजोइक एरा में यानी उत्तर नूतन काल में हुई थी। अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति है ये कब हुई थी, तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। और नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ निक्षेप है ये अत्यंत नूतन काल में। ठीक है, तो इसको देखिए। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार क्वेश्चन ये मतलब हमने देखा हुआ है एग्जाम्स में। सबसे बड़ी बात ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि क्लास 7 या 8 की जो NCERT है ना उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से दिया गया है कहानी के माध्यम से। तो ये वहीं का क्वेश्चन है NCERT का, कि कह रहे हैं केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु ये किस लिए प्रसिद्ध है।
बताइए। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं मीठे पानी की झील के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, या एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो भारत का जो सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है, हमने देखा था कि ये गोहार मोती या हाँ, गोहार मोती ही था। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों गहिर माथा बार बार याद आता है, जबकि ये उड़ीसा का बीच है, जहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो अंडे बच्चे अपना करने के लिए आते हैं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, गोहार मोती है। ठीक है, तो भारत का सबसे पश्चिमी स्थित जो बिंदु है वो गोहार मोती है। और पूर्वी जो है वो मैंने आपको बताया है किविथु है, और उत्तरी दक्षिणी आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने यही सब देखा था। उत्तर देखिए, ये हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। और आपको पता है सीटेड जो है ना वो पूछता है, तो जब भी ऑप्शन देगा तो दो देगा, एक तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र और दूसरा दे देता है भारत का अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अब आप जानिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है धान के लिए। ठीक है, धान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। FAO के द्वारा इसे कुछ मतलब कि टैग वगैरह भी दिया गया है, जो कि अभी लोग व्याख्या में देख लेंगे। तो मैं पहले बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी, मुझे लगता था कि ये बहुत ऊंचाई पे स्थित क्षेत्र है। फिर हमारे एक मित्र ने समझाया कि भैया ऊंचाई पे स्थित कैसे हो जाएगा, जब ये तुमको पता है कि धान के लिए प्रसिद्ध है, तो ऊंचाई पे कैसे होगा, क्योंकि ढलानों पे थोड़ी ना धान की खेती होगी। धान बहुत पानी वाला मतलब क्षेत्र होता है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और ऊंचाई पे इतना पानी कैसे संभलेगा। तो इस वजह से मेरे माइंड में भी आ गया कि हाँ, बात तो ठीक ही है, फिर ऊंचाई वाला कैसे होगा, था सबसे निचाई वाला क्षेत्र होगा। तब से मेरे माइंड में ये धंस गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत का ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगर हम लोग इसकी व्याख्या देखें तो आपको समझ आएगा कि केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत का न्यूनतम यानी सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे केरल का धान का कटोरा कहते हैं। वैसे ओवरऑल किसको कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन केरल के धान का कटोरा किसको कहते हैं, कुट्टानाडु या कुट्टानाड को। करें, कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। ये देखिए, FAO जिसे हम लोग खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, इनके द्वारा कुट्टानाड की खेती की तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि GIAHS घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में FAO के द्वारा GIAHS किसको घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा कुट्टानाड के खेती के तरीकों को। और ये कुट्टानाड क्या है भैया, ये केरल में सबसे निचला बिंदु है भारत देश का। भारत देश का इट मीन्स जहाँ पे खेती होती है उस टाइप का कह सकते हैं कि भारत केरल का जो कुट्टानाडु है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल है, तो क्या गंगा का क्षेत्र हो जाएगा। अरे भैया, मरुस्थल है कि सबसे ज्यादा उपज वहां पे होती है। मध्य भारत क्षेत्र असम का, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा, हो जाएगा ये सिंधु क्षेत्र। अभी आप सोच रहे हैं कैसे होगा, तो अभी आपको दिख जाएगा इसकी व्याख्या में कि भारत का जो विशाल मरुस्थलीय भाग है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। ठीक है, इसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लगभग 200,000 अर्थात 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार है इसका। और इस क्षेत्र के पश्चिम में ये जो है सिंधु नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसी वजह से इसका उत्तर माना गया सिंधु। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए, मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, या नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, रोहतास नहीं है, तो बिहार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सदाबहार क्वेश्चन नहीं है कुल मिलाकर के। तो आप देखिए कि बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जो जिले हैं उसमें आपको दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत जो आते हैं वो मिलेंगे। इसमें मुंगेर है, नवादा है, जमुई है। ठीक है, वहीं रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग माना जाता है, और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय संरचना वाला जो है वो कैमूर तथा सोन नदी घाटी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो इससे ना आपको क्रोनोलॉजी भी मतलब कि टाइम जो होता है ना, टाइम लाइन, वो भी पता चल जाएगा कि कौन प्राचीन है कौन नवीन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना या फिर धारवाड़। उत्तर देखिए, ये हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आपसे चट्टान प्रणाली को पूछ लें कि चलो इसको टाइम लाइन के हिसाब से बताओ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन हो जाएगी धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ के बाद बनी कुडप्पा। कौन सी बनी, कुडप्पा। कुडप्पा जो है इसके बाद फिर आप देखेंगे विंध्यन का निर्माण होता है, किसका, विंध्यन का। उसके बाद फिर आपको गोंडवाना जो है उसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो धारवाड़, धाकू भिगो करके आप इसको याद रख सकते हैं। क्या करके, धाकू भिगो, धाकू
भिगो। अब जाहिर सी बात है ऐसे ही उल्टी सीधी ट्रिक्स ही आती हैं, वैसे थोड़ी ना हर चीज़ की ट्रिक्स नहीं बनती है। तो धा से हो जाएगा धारवाड़, कु से हो जाएगा कुडप्पा, वी से हो जाएगा हमारा विंध्यन और गो से हो जाएगा गोंडवाना चट्टान। तो ये टाइमलाइन के हिसाब से है, क्रोनोलॉजी कभी भी पूछी जा सकती है कि प्राचीनतम से नवीनतम तक चलो सेट करो या नवीनतम से प्राचीनतम तक सेट करो, तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ देख लीजिए इसकी जो व्याख्या है इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो देखिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण या भ्रंशन से हुआ। अर्थात जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से मतलब कि नवीन है, अर्थात आर्कियन क्रम की चट्टानें ज़्यादा प्राचीन है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इनके मतलब कि भ्रंशन के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये शिलाएं बहुत ज़्यादा धात्विक हैं, इसमें आपको सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन इस तरह की जो धातुएं हैं ना, सीसा, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं कि इस तरह की जो खनिज हैं वो मिल जाएंगे। फिर आप देखिए जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विखंडन या मतलब कि भ्रंशन के कारण हुआ। और आप देखिए कि यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। और इस जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ना इसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी जो है वो मिल जाती है। वहीं आपको आगे बता रहे हैं कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनके काफ़ी समय बाद आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण देखने को मिलेगा। और भारत का जो अधिकांश कोयला है ना वो इसे आपको गोंडवाना क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इस क्षेत्र का कोयला थोड़ा उच्च कोटि का होता है। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, जैसे अब देखिए कि कोयले की कई सारी वैरायटी होती है, जैसे एंथ्रेसाइट हो गया, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, पीट है। तो उसमें सबसे रद्दी तो भाई पीट वाला ही होता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है। तो एंथ्रेसाइट जो है वो आप भारत देश के हर जगह में नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और जो एंथ्रेसाइट है वो आपको जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में देखने को मिलता है। लेकिन जो बिटुमिनस क्वालिटी का कोयला है ना वो आपको गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ देखने को मिल जाता है, बहुत भारी मात्रा में। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो लिग्नाइट है वो कहाँ मिलता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक जो है इसको मतलब कि कुछ नाम भी दिया जाता है लिग्नाइट को, कुछ उपनाम से पुकारा जाता है, शायद भूरा सोना ऐसे कुछ करके नाम है उसका, देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो विटुमिनस है इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, ठीक है। आगे देख लें, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन क्या है कि जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। दूसरा, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया। देख रहे हैं, मतलब हद हो गई। कह रहे हैं बताओ कौन सा सही है। तो देखिए कि पहला वाला भैया रॉन्ग है, दूसरा वाला सही है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2021 में पूछा गया था कि भूगर्भिक मापक जो है या भूगर्भिक समय मापक, इसके अनुसार जो भारतीय चट्टानें हैं इनको आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया है। लग रहा है जैसे हम लोग वेद पुराण पढ़ने बैठे हों। खैर आगे देखिए, भारतीय भूगर्भिक समय जो है ये मापक TS हॉलैंड के द्वारा लाया गया था। इसमें नाम क्या दिया गया है, इसमें नाम दिया गया है जेडी डाना, ठीक है, इस वजह से गलत था। अब लगभग समापन की ओर हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि गंगा के मैदान को डैश डैश के रूप में वर्णित किया गया है। क्या पेडी प्लेन कहा जाता है इसको, या फिर पेनी प्लेन, या जियोसिंक्लाइन, या फिर कुछ और। तो भैया जियोसिंक्लाइन कहा जाता है, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि जो गंगा का मैदान है उसे जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। और इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा, और नया जाना समझा है तो लाइक शेयर करके वीडियो को मतलब कि जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके टाइम टू टाइम मिलते रहें। और उसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके भी रखना पड़ेगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन नहीं आता है। और PDF के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही कर लीजिए। आप चाहें तो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टा और फेसबुक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार एंड जय हिंद। और अगला जो टॉपिक है वो भी ध्यान से देख लीजिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। और मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगी, जितना अच्छे से अच्छा मैं आपको बता सकूं, अपना मतलब 100% दे करके इस ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।